तो हम लोग आज अरुण शहर गंगा घाट, व्यूज और न्यूज, समाचार पर विचार, है ना। दरअसल ये डायनेमिक पोर्शन है। डायनेमिक पोर्शन दो पार्ट में होता है। एक होता है वो जो कि जुड़ता है सब्जेक्ट से। आज का जो न्यूज एनालिसिस है वो ज़्यादातर आपका हेल्थ सेक्टर से है, हेल्थ एंड मेडिसिन। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि जुड़ते हैं सब्जेक्ट से। जैसे इस बार का नोबेल प्राइज हम पहले भी बताए हैं कि नोबेल प्राइज क्वांटम टनलिंग पे मिला, ठीक है ना। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में क्वांटम टनलिंग, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ऐसे वर्ड पूछा जा सकता है आपसे। यूपीएससी एग्जाम जब भी आएगा, बीपीएससी आएगा, और जितने भी एग्जाम हैं हिंदुस्तान में, वो यूपीएससी को एक मॉडल एग्जाम देख के ही क्वेश्चन बनाता है, चाहे कोई भी एग्जाम। हाँ, जीमेट है तो फॉरेन से जाता है ना, जीमेटियन एग्जाम। कैट तो एक मैनेजमेंट का एक अलग कैडर ही है उनका, तो सिस्टम ही अलग है। लेकिन वो यूपीएससी के एग्ज़ाम से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं बाकी सभी एग्ज़ाम। तो आपका जैसे कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, या मान लिया बुकर प्राइज़ में क्या टॉपिक मिला, तो ये तो आपका करंट अफेयर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो एक व्यूज और न्यूज़ है और दूसरा है आपका करंट अफेयर। और खासकर वो जो कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ता है, वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। आज का जो हम लोग टॉपिक लिए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मेनली कौन कौन सी चीज़ है जहाँ से बहुत जुड़ता है? ज़्यादा जुड़ता है आपको जीएस पेपर 3 और थोड़ा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 हो जाता है पॉलिटी, और जीएस पेपर 3 हो जाता है जो कि जीएस पेपर 2 है बीपीएससी का, वो है आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, है ना। यही हो गया। ये 3 में काफ़ी करंट का बोलबाला रहता है। तो आज 4 अगस्त, और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हेल्थ के बारे में, है ना। टॉपिक का हेडिंग देख लेते हैं। एक है जीनोम इंडिया। हमको लगता है कि टॉपिक आप लोगों को एक बार और पढ़ाया गया है। इस टॉपिक को थोड़ा समझ लीजिए इस तरीके से कि ये जीनोम इंडिया में करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों का जीन का स्टडी किया गया, डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस का, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड का, ताकि पता लगे कि इंडिया में कौन सी बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है और इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। जैसे अभी आपको 2013-14 की बात है, एक हीरोइन काफ़ी फेमस है, जैसे यहाँ पर नहीं कोई एक बड़ी फेमस हीरोइन कोई होगी, दीपिका पादुकोण जैसे यहाँ पर, वैसे हॉलीवुड की एंजेलिना जोली, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस एक्ट्रेस, हीरोइन हॉलीवुड की, वर्ल्ड लेवल की। उसने अपना एनालिसिस करा के उसने पाया कि उसके बॉडी में BCA1 जीन, ये जीन जो है वो मदर से उसको मिला है, और उसकी मदर कैंसर से मरी थी। उसकी मदर को सर्वाइकल ओवरी का कैंसर हो गया था, उससे मरी थी। तो उसने अपना जेनेटिक मैपिंग करवाया अपना, तो पाया कि उसको 85% चांस है कि उसको या तो ब्रेस्ट कैंसर होगा या ओवरी कैंसर होगा या कोई ना कोई कैंसर उसको होगा। तो क्या कैंसर के ज़्यादा चांस था? ब्रेस्ट कैंसर का। उसने अपना जेनेटिक स्टडी करा के उसने पाया कि ब्रेस्ट कैंसर का चांस है। वो अपना दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा ली, उसको कहते हैं मैस्टेक्टोमी, और सर्वाइव कर गई। तो उसका 85% चांस था ब्रेस्ट कैंसर होने का, और आफ्टर ऑपरेशन उसका चांस घट के हो गया 5%। मतलब कि पूरा लाइफ जी लेगी वो, उसको होने का चांस 9 के बराबर है। हर आदमी को 30-40% चांस होता है कैंसर होने का, लगभग 5% मतलब बिल्कुल नहीं होने का चांस है। क्लियर है ना। तो ये जो कैंसर का जो है, जैसे कि इस तरह के बहुत सारी बीमारियां हैं, जो बीमारियों का अगर पहले से पता लगे कितना प्री डिस्पोजिशन है उस बीमारी को होने का, तो इसके लिए क्या जरूरी है? जीन का स्टडी करना, उस व्यक्ति का जीन और उस पॉपुलेशन का जीन। जैसे इंडिया में एक वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा चला था, HPV वैक्सीनेशन, हर स्कूल में 13 साल की उम्र में दिया जा रहा था।
इंडिया के जीन में जो डॉक्टर अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर वो HPV देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। HPV जो है वो ज़रूरत है, वो सर्वाइकल कैंसर का चांस यूरोप में ज़्यादा है, वहाँ के पॉपुलेशन में होता है, यहाँ के पॉपुलेशन में नहीं है। तो जीन का अगर स्टडी किया जाए तो पता लग जाता है कि आप जो है कितना कम चांस है आपको बीमारी को होने का। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टडी है कि नहीं। मान लिया कहीं बाहर में कोई कोरोना टाइप का कोई पेंडेमिक हो गया, तो हमें समझ सकते हैं कि इंडिया में पेंडेमिक आएगा तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है ना। इसी तरह एक दूसरा आपका है साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड CAR-T सेल थेरापी। CAR-T सेल थेरापी, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस नेक्स्ट CR19 स्ट्रेंथन अफोर्डेबल कैंसर केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया, एग्जामिन द लिमिटेशन एसोसिएटेड विद कॉस्ट। तो पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरापी है ये। क्यों कोई CAR-T सेल थेरापी पर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में वो इसी के इर्द गिर्द के टॉपिक में मिला है। ये डेवलपमेंट भी आ गया है कि हम लोग का इम्यून सिस्टम जो है, जो बीमारी से लड़ने का जो सिस्टम है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको बूस्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी थेरापी का नाम है NAX-CAR19, है ना। ये जो है आपको कैंसर अगर हो जाए तो उससे लड़ने का एक कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ये थेरापी है। नॉर्मली देखते हैं केमोथेरापी से काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा अजीब तरीके का तांबा के रंग का होने लगता है, बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये जो है आपको इस कॉन्टेक्स्ट में है। तीसरा क्वेश्चन जो उठाए हैं हम लोग, वो उठाए हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक जीन को एडिट करने के लिए क्रिस्पर एक कैंची की तरह से हम लोग काटते हैं, उसमें नया जीन को जोड़ देते हैं ताकि हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकें। चौथा ट्रीटमेंट दिए हैं BPALM। ये जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। कभी कभी क्या होता है कि किसी को TB हो गया। इंडिया में बहुत ज़्यादा TB होने की संभावना है, फॉरेन में उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया में TB की संभावना बहुत ज़्यादा है। फॉरेनर्स लोग इंडिया में आते हैं तो आने से पहले उनका जो वीसा बनता है इंडिया आने का, तो वहाँ पूरा डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि इंडिया में जाओ तो ऐसे करना है, ये पानी पीना है, इतना डिस्टेंस से बात करना है, होटल का बेड ऐसे करके रखना है, वहाँ पर जाके पहले सैनिटाइज करना, क्योंकि तुम लोग को वहाँ के लोग को TB होता ही रहता है, सबके लंग में TB का बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता फॉरेन में, बहुत डरा दिया जाता है। उतना सही नहीं है लेकिन बहुत हद तक सही है कि इंडिया में आप गांव में जाओगे, गांव में बहुतों को TB होता है और काफ़ी लोग TB की दवा जो दिया भी जा रहा है इंडिया में, और लोग दवा छोड़ देते हैं। दवा छोड़ने के बाद दवा का है 3-4 दवा है, रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड, ये सब दवा का नाम है। जो 3 दवा देते हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड। ये मत सोचिए कि हम डॉक्टर हैं तो हम जानते हैं, ये UPSC में पूछ दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि कौन सी दवा इसमें से कैंसर की दवा है ना। तो रिफाम्पिसिन है, आइसोनिजाइड। तो ये बोलता है कि ये जो BPALM ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से काम करेगा। तो ये 3-4 दवा का कॉम्बिनेशन से बनाने की बात करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेडाक्विलिन, याद करना पड़ेगा, बेडाक्विलिन, प्रोटेमोनिड, लिनेजोलेट। ये दवा अगर मान लिया किसी ने आइसोनिजाइड, नीचे लिखा हुआ कहीं रिफाम्पिसिन, ये सब दवा को अगर छोड़ा शुरू कर कंडीशन में और TB बिगड़ा तो फिर वो वाला प्राइमरी दवा जो है काम नहीं करता है, रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड। फिर सेकेंडरी ग्रेड की दवा उसको 6 महीना खाना पड़ता है। ऐसे हो सके 2 महीना खा के रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड करके वो TB खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर उसने डॉट कहते हैं डेली 1 टैबलेट, डेली 1 टैबलेट, 1 टैबलेट में एक बार टैबलेट, डेली 1 टैबलेट है ना, 1 नहीं 1 टैबलेट, तो आपको 2-3 दवा एक साथ में खाना पड़ता है। तो अगर मान लिया छोड़ा तो 2 महीना बाद जो TB बिगड़ा
तो अब जो है सो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, अब बहुत मुश्किल है, अब उसका बचना भी मुश्किल है। तो वैसे लोगों का इलाज 1 साल भी चल सकता है उसका लगातार। तो टीबी तो पहले के ज़माने में इंडिया में टीबी बहुत होता था, तो पहले के ज़माने में जैसे टीबी का सेनेटोरियम बनता रहता था, पूरे हिंदुस्तान में बनते रहते थे। जिसको टीबी हो गया उसका बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, उसकी वाइफ उतने बड़े धनी परिवार की, उसका टीबी हो गया, नहीं बच पाए। बहुत सारे लोग मरे हैं टीबी से, है ना। तो ये जो है BPLM जो है, बेटाकोलिन, एक टेबलेट का नाम क्या है, बेटाकोलिन। पी माने प्रेटोमानिड और BPLM लिनोजोलिड, और लिनोजोलिड के साथ BPA, लिनोजोलिड L हो गया और उसके साथ होगा M मतलब मॉक्सीफ्लोक्सासिन। कौन सा, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ये 4 दवा की जरूरत पड़ेगी आपको टीबी बिगड़ा तब। और टीबी नहीं है, नॉर्मल टीबी हुआ तो रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड। तो मल्टी ड्रग है। जो रिफाम्पिसिन अब काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंट हो गया, तब देना पड़ेगा। बेटर इफेक्टिवनेस, तो ये आपको टीबी के कॉन्टेक्स्ट में है, और टीबी पर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और ह्यूमन पैपिला वायरस, ये जो आपको है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पहले भी बोले कि ये वैक्सीन दिया जा रहा था सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, है ना। फॉरेन में बहुत ज़्यादा होता है ना, फॉरेन में ह्यूमन पैपिला वायरस बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस में कैंसर हो भी जाता है। इंडिया में नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है कि 9 से 14 के बीच में दिया जाता है, 2 डोज का शेड्यूल है। मलेरिया का वैक्सीन भी आ गया है, उसका नाम है RTS। और ओबेसिटी कम करने के लिए तो मेडिसिन का बात हो ही रहा है। और WHO ने कुछ गाइडलाइंस किया है, क्योंकि पिछले बार कोरोना में जो गाइडलाइंस है, क्या हुआ था, कोरोना आया तो रशिया ने अपना वैक्सीन बना लिया, कोई और कंट्री अपना वैक्सीन बनाया, इंडिया ने भी वैक्सीन बनाया। तो मतलब हर अपने अपने वैक्सीन का जो रोजगार करने लगा। तो बीमारियों के बारे में कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए। चाइना ने बताया ही नहीं कि भाई क्या, कैसे बीमारी पहले कहाँ आया। चाइना ने अपना रिसर्च हम लोग को समझाया ही नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार मीटिंग किया और बोला कि भाई सबको पता होना चाहिए कि कैसे बीमारी फैला है, क्या कारण है, क्या इलाज है, कॉमन वैक्सीन हो, सबको अवेलेबल हो, तो पूरा वर्ल्ड मिलकर कोशिश करेगा तब ना पेंडेमिक से बचेंगे। तो ये जो आपको 8 टॉपिक है, ये 8 टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है, और आपको पता है कि हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं नहीं। तो हम लोग इसका एक ओवरऑल व्यू तो देख लिए हैं। ये आपको इंग्लिश में है लिखा हुआ, और नीचे में आपको हिंदी में लिखा हुआ, नहीं क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक जो है ये पूरा का पूरा ये आपको अभी टेलीग्राम में मिल रहा है, और ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये आपको मिलेगा ऐप में। ऐप में फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लिया कि आपको पता है कि हेल्थ से रिलेटेड जितने हैं वो एक जगह है, क्लियर है। टेलीग्राम में डेट वाइज है, वो कहाँ रखा जाएगा पता नहीं है, पहली बात। और हमें भी पता है कि हेल्थ वाला यहाँ पर है, तो हम जो है एक बार जब टेस्ट पेपर बनाएंगे तो पूरा हेल्थ को जोड़ कर टेस्ट पेपर बना देंगे, तो आपको वहीं मिलेगा। तो आपको पता रहेगा कि उस ऐप में उस जगह से हेल्थ का क्वेश्चंस बन रहा है जिस पर कि हमको फाइनल टेस्ट देना है। तो ये आपको फ़ायदा है ऐप में रहने से। ऐप को ज़्यादा यूज करने से फ़ायदा तो है ही। ऐप को ग्रेजुअली थोड़ा बहुत जो बग्स हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे शॉर्ट आउट कर भी रहे हैं, क्योंकि नया नया ऐप है, उसमें तो काम लगा ही रहेगा, तो हम काम कर रहे हैं। तो ऐप में आपको मिलेगा ये ज़्यादा पूरा का पूरा, ये पेज भी मिलेगा क्वाइट नेचुरल, वीडियो भी मिलेगा जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और आपको पेज मिलेगा, और पेज का एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, यही होगा। फिर इसके आधार पे आपसे जो टेस्ट डेली दिया जाता है, टेस्ट डेली बोला जाता है ना कर देने को, वो टेस्ट का पेपर भी मिलेगा और उसका आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा, ताकि आप उसको फिर से पढ़ लीजिए और थोड़ा और उसको इक्विप हो जाइए। क्लियर है ना। तो ये आपको ऐप में एडवांटेज है।
करना वही है कि आपको डेली टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट नहीं दीजिएगा तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फिर आप भटकते रहिएगा, है ना। आपको डेली पता है कि हमको कल टेस्ट में बैठना है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कल क्या होगा, कॉपी हमारा ब्लैंक होगा और हमको बहुत ख़राब लगेगा, है कि नहीं। तो ये आपके साथ रहता है कि कंसिस्टेंसी रहता है, कंसिस्टेंसी 8-9 महीना मेंटेन कर लीजिएगा, पूरा थ्रू कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो आज जो आपने टेस्ट दिया है, जो आज वो टेस्ट हमें लगता है कि आपका टॉपिक क्या था, सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड था और आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। नहीं, इन्वायरमेंट और सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड ऐसे भी है, उससे रिलेटेड आपको जो वर्ड सब यूज आया वो आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ रहा है, यही ना है, और कुछ फीचर्स उसके साथ जुड़े हुए भी आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने को मिला होगा, और उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी आया होगा। तो टेस्ट लिखने से आपको एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा कि ये टेस्ट आपने 2 घंटा लिख लिया मान लिया, तो आप जो है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सॉइल कंजर्वेशन के टॉपिक चाहे न्यूज़ में ही आए तो आपको पढ़ने के बाद समझना आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरा कि जब ये टॉपिक स्टैटिक में हम पढ़ेंगे उस टाइम में लगेगा कि इस सब के बारे में हमने तो एक कलेक्ट कर लिया है, अब इसका डाटा जो है हमको थोड़ा और देखना होगा। जैसे मान लिया इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे या ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कोई टर्म एक नया आया, मान लिया कि PAN वर्ड आया, क्या वर्ड आया, PAN, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट। ये क्या करता है कि जो गाड़ी जो चलती है वो गाड़ी में पेट्रोल डीजल, उसका जो नाइट्रोजनस चीज़ें होती है, जो यूरिया डाला जाता है ना, डीजल में यूरिया डाला जाता है, वो नाइट्रोजन जाता है कहाँ से है, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में जाके वो ऊपर में फॉग के साथ कनेक्ट करता है और PAN डेवलप कर लेता है, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, और वो एक तरह का आपके लिए निमोनिया या इस तरह का लंग का बीमारी पैदा कर सकता है। वो क्या होता है, कभी कभी जो ऊपर में फॉग हो जाता है, PAN का लेयर बन जाता है, नीचे का ओजोन जो है, ओजोन ऊपर गया तो फायदा है, लेकिन अगर नीचे रह गया और आप दौड़ने जाएंगे, पता लगा एकदम यंग आदमी है, जाने के टाइम में डॉक्टर बोलेगा मत जाओ दौड़ने, तुम लोग जिम उम जाने वाले हो, दौड़ना मत, अपना जिम के अंदर में करना, क्योंकि दौड़ने जाओगे कभी ओजोन का लेयर, उस क्लाउड इतना बड़ा, रूम इतना बड़ा जगह में ओजोन पड़ा हुआ है, और आप इसी बीच से पार करो तो 2 सांस तो लोगे, 2 सांस लोगे तो लंग सीधे सीज कर जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाता आदमी। तो ये PAN और ये सब जो है पढ़ोगे तो तुम खुद जोड़ लोगे कि ये कारण जो है हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा है, तो हम इसको समझ सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको लगेगा कि कल होके अगर ऐसे कुछ ऐसा आएगा तो हम उसमें ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आपके पास कनेक्टर बना हुआ है। तो लिखना जरूरी है। तभी हमारा काम क्या है कि इन सभी के ऊपर में 100 to 150 वर्ड के बीच में शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्या लिखना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। लिख रहा है कि फॉलोइंग टॉपिक्स कंबाइन साइंटिफिक इनोवेशन विथ पब्लिक हेल्थ। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जो उसमें पब्लिक हेल्थ के साथ, गवर्नेंस के साथ, एथिक्स के साथ, ऐसे पेपर के साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको 200 वर्ड में लिखिए, ठीक है। जैसे जीनोम इंडिया परियोजना है ना, तो क्या है कि इंडिया हैज़ कंप्लीटेड होल जीनोम सीक्वेंसिंग। पूरे बॉडी के जीनोम को, जीनोम मतलब आपके बॉडी में जो हर सेल में जो DNA का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, A से T जुड़ेगा, एडेनोसाइन से थाइमिन, साइटोसिन से गुआनिन, ये कैसे जुड़े हैं, उसी के आधार पे आपके बॉडी का प्रोटीन और आपके आँख, नाक, कान, मुँह बने हैं। वही ना आपको पेरेंट्स से मिला, जब आप नहीं थे तो आपके पेरेंट्स से क्या आया, पेरेंट्स से एक सेल आया, एक का स्पर्म आया, एक का ओवम आया। वो भी सेल में आधे आधे क्रोमोसोम थे, एक में 23 था, एक में 23 था। आपके सेल में तो 46 है,
वहाँ क्या आया, मदर से 23, फादर से 23। वो क्रोमोजोम जो है आपको अलग तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ, मान लिया 2 उंगली या 2 उंगली नीचे कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एक्स का, या कोई एक वाई है, तो वाई जो है सो आपका मेल का है। तो वो क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए हेलिक्स की तरह ऐसे 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 घूम के रखा हुआ, अगर एक क्रोमोजोम को खोले तो पूरा हाजीपुर नाप लेगा, इतना डीएनए उसके अंदर। वो डीएनए के अंदर जो जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ कैसे, वहाँ पर जो हम लोग खाना खाते प्रोटीन, वो सब मिलके उसको स्ट्रक्चर को बनाते रहता है, वो सेल डिवीजन में मदद करता है। तो आपको जो नाइट्रोसोमोनास जो भी होता है आपका, वो क्या न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो क्या है, ए से टी, सी से जी, 4 तरह के स्ट्रक्चर आपस में कम्बिनेशन मिले रहते हैं। यही एक, जैसे कि यहाँ पर है एक साइड में ऐसे डीएनए है, ऐसे डीएनए मुड़ा हुआ है, यहाँ पर ए है तो टी से जुड़ जाएगा, सी है तो जी से जुड़ जाएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जी टी सी, जी टी सी हो गया। तो ये जी टी सी 3 का कहते हैं ट्रिपल, ये ट्रिपल मिलके एक एमाइनो एसिड्स बनाने के लिए तैयार हो जाता है, यही है। इसको कहते हैं कोडोन, इसको कहते हैं जेनेटिक कोड, कोडोन क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। एक कोड डिफरेंट मिलके डिफरेंट तरह के एमाइनो एसिड्स बनाता है, और वही एमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है, जिसके आधार पर, तो ये कहाँ से आया है, मदर और फादर से आया है। तो मदर एंड फादर के हिसाब से नॉर्मली उसी हिसाब से कहीं कहीं होता, कुछ जीन जो है छुप गया, नहीं अपना एक्सप्रेस किया, वो बच्चों में एक्सप्रेस कर देता है। तो किसी का आँख अगर काला है, किसी का भूरा है, किसी के नाक ऐसी है, तो किसी का बॉडी ऐसा है, वो सब इसी का कमाल है कि नहीं। तो ये जो है जीनोम इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, तो इंडिया हैज़ कंप्लीटेड होल जीनोम सीक्वेंसिंग, हमने पूरे का जीनोम का स्ट्रक्चर देख लिया कैसे कैसे जुड़ा है, 10,000 इंडिविजुअल्स, और डाटा सेट कैन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिया स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशन, भारत में कितने तरह के जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाते हैं, इससे हमको डिजीज के रिस्क का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे एंजेलिना जोली को क्या पता लगा कि BCA1 जो जीन था, वो जीन के कारण उसके बॉडी में 85% चांस था कि उसको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाएगा, उसने अपने ब्रेस्ट ही हटा दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सपोर्ट प्रिसीजन मेडिसिन, अब हमको पता लग गया जीन का कि इनको यही बीमारी होना है, तो क्या करेंगे, वही एक दवा देंगे, उसी टारगेट पे दवा भेज देंगे, और ड्रग का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से करेंगे। क्लियर है। जैसे अभी एक दवा है स्टैटिन, ASTATINE, ये कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी काम डॉक्टर लोग कर रहे थे। अभी एक रिसर्च हुआ है कि ये दवा के कारण लोगों में शुगर बढ़ जाता है, तो एक दूसरी दवा दी जा रही है जिससे कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और शुगर भी नहीं होगा। वेरी गुड। तो जिन लोग का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली वे में बढ़ता रहता है, इट इज़ नॉट दैट बैड, कोलेस्ट्रॉल उतना बुरा नहीं है जितना बुरा उसमें ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ता है उनको परेशानी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी मान लिया उसमें 2 तरह का होता है, हाई लिपिड होता है, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड इज गुड, वो धक्का मार मार को ब्लड को फैलाता रहता है, लेकिन ये दवा का थोड़ा साइड इफेक्ट है। यही दवा माना जाता था कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट अटैक को रोकने के लिए, अब इसके बदले दूसरी दवा आ रही है। तो इट ऑल्सो रेजेज, वो दवा इंडिया में काम करेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया में ट्रायल चल रहा है। तो इसका जो है रिलेटिंग टू प्राइवेसी, किसी भी आदमी का, एंजेलिना जोली ने तो अपने बारे में लिख दिया कि भाई हमारे लिए ऐसा हुआ था, लेकिन कोई आदमी अपना पता करा के अपने तरीके से इलाज कर सकता है कि नहीं। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, फायदा तो होगा इससे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको जो है सो लिखना है। ये जो आपका CAR-T कोशिका चिकित्सा, तो ये थेरेपी जेनेटिकली मॉडिफाइड पेशेंट टी सेल्स, पेशेंट के टी सेल्स इम्यूनोग्लोबिन को चेंज कर देता है, सो दे कैन रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस CAR थेरेपी ये अभी किया गया
टी सेल्स का। इसमें नेक्स्ट ईयर 19 वाज डेवलप्ड थ्रू कोलेबोरेशन विथ IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर, इम्यूनोसिटी मेनली फॉर सर्टेन ब्लड कैंसर्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन में हम लोग इस पे जो काम कर रहे हैं, इससे जो है फायदा होगा कि आपका कोशिका चिकित्सा में ज़्यादा फायदा हो सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इसको जो है यही क्वेश्चन है, 200 वर्ड में लिखना था। क्रिस्पर एडिटिंग सेम, ये क्रिस्पर CS9 फंक्शंस लाइक मोलिकुलर सीजर्स, एक तरह का कैंची की तरह काम करता है। वो हेलिक्स पर DNA में जाके कट करेगा और दूसरा उसमें जोड़ देगा, मॉडिफाई भी कर सकता है। और जीन एडिटिंग कर रहा है, थेरेपी जो है, इसके काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज सिकल सेल डिजीज? आदमी का RBC है, क्या है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो ब्लड को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर में ये जो है, ये RBC जो है सब ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। इसमें नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब इसका साइज जो है छोटा हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा है क्या, नॉर्मली इस साइज का होता है, ठीक। अब हो कैसा गया, ऐसा, मतलब हंसुआ की तरह हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन तो अटेगा ही नहीं, तो इसको हमेशा जो प्लाज्मा देना पड़ता है, इसको हर महीना ब्लड देना पड़ता है इस आदमी को, तब जाकर उसका बॉडी जो है ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो अगर सिकल सेल होगा तो ये आदमी में तो एनीमिया हो जाएगा, RBC कम है, तो इसको कहते हैं सिकल सेल। बीटा थैलासीमिया, ये भी सिमिलर तरह का है, थैलासीमिया डिजीज हो जाता है, वो एक तरह का बीटा थैलासीमिया है। सर्टेन कैंसर्स, ये सब एक तरीके का जो है, मान लिया कि जो ब्लड कैंसर है उसमें ये काम बहुत करेगा क्रिस्पर CS टेक्नोलॉजी। तो ये जर्मलाइन एडिटिंग, डिजाइनर बेबी डेवलप करने में काम कर सकता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका जो BPLM रेजिम है, इसमें बेडाक्विलिन, पेटोमेनाइड, लिनोजोलिड, ये 3 नाम, एंड मॉक्सीफ्लोक्सासिन है ना। द बेडाक्विलिन, प्रीटोमेनिड, लिनोजोलिड और मॉक्सी मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो इट कैन सब्सटेंशियली शॉर्टन ट्रीटमेंट कंपेयर्ड विथ ओल्डर रेजिमेन। तो इंडिया में जो है, जो सीक्वेंस्ड 10,000 माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के जीनोम को हम लोगों ने काम करके ड्रग जो बनाया है, ये 4 BPLM जो टेक्नोलॉजी वो बहुत काम का है, ये काम कर सकता है। ह्यूमन पैपिलोमाइलिस, सर्वाइकल कैंसर, जिसके बारे में डिस्कस किए हैं, इसको भी यहाँ पढ़िएगा। तो इससे आपको है परसिस्टेंट इन्फेक्शन विथ हाई रिस्क जो है, जिसको मेन से सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके कारण WHO ने 1 और 2 डेज गर्ल्स को देने के लिए वैक्सीन स्कूलों में भी चला था। तो ये आपको इसके बारे में यहाँ पर बात करें। मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया ने रिकमेंड किया RTS एंड R21 वैक्सीन। इससे क्या होगा, जहाँ पर मलेरिया होने का चांसेज है, वहाँ अगर ये वैक्सीन ले लिया जाए तो मलेरिया होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसको R21 मैट्रिक्स में स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया है ना। तो एक और इसके बाद GLP मेडिसिन, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट इमिटेट ए हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। जो आदमी बहुत ज़्यादा हेवी मोटा हो जाता है, उसके लिए एक दवा है जो बनाया जा रहा है कि जो कि एक GLP-1 रिसेप्टर, ये जो है एगोनिस्ट इमिटेट ए हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, एपेटाइट एंड स्टोमक एम्प्टी। मेडिसिन सच एज, क्या नाम है मेडिसिन का नाम, सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड जो है वो आपको खाने से मोटापा भी नहीं होगा, आई हैव ट्रांसफॉर्म डायबिटीज, और मोटापा भी कम करेगा, डायबिटीज को भी ठीक करेगा। कौन सी दवा है, सेमाग्लूटाइड। तो हाई प्राइस थोड़ा है, अभी साइड है, अभी जो देख रहे होगे, क्या नाम है, अंबानी, अंबानी का लड़का जो है वो फिर से दुबला हो गया। हाँ, फिर से अगेन, बीच में पहले दुबला था, बीच में मोटा हुआ, फिर दुबला हो गया है ना। तो ये ट्रीटमेंट का है, कौन सा ट्रीटमेंट है, GLP-1
मेडिसिन, मोटापे की महामारी से बचाता है। तो ये आपको सेमाग्लूटाइड आपने पढ़ा। यहाँ पर एक टॉपिक है एआई एंड हेल्थ, इसमें ज़्यादा कुछ देखता नहीं, एआई का बहुत बड़ा यूज है, तो ये तो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, वन हेल्थ एंड एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, मतलब कि पूरे इन्वायरमेंट पे काम करते हैं ताकि माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ना हो, इस तरह का जो होता है वो नहीं हो। जैसे हम बता रहे थे आपको कुछ दिन पहले, टॉपिक पढ़ा चुके हैं नॉर्मल वे में। तो ये आपका, और दूसरा लास्ट है WHO का पैंडेमिक कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्रीमेंट करने की बात हो रही है कि WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बात किया है कि कोई भी तरह का कोरोना वगैरह आएगा, सर्वेलेंस प्रिपेयर्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में सभी कंट्री एक दूसरे से मिलके काम करेंगे। क्लियर है? तो ये है, इसको आपको कैसे लिखिएगा, ये नीचे में आइडिया पूरा दिया हुआ है जेनोम इंडिया परियोजना के बारे में, है ना। यह उत्तर जो है आपको पूरा दिया हुआ है, ये हिंदी इंग्लिश मिला के दिया हुआ, ताकि आपको, चूंकि मेडिकल साइंस का है, थोड़ा आसानी होगा। ऊपर में इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा, नीचे हिंदी पढ़ लीजिएगा, तो ये आपको पूरा आंसर 200 वर्ड में यहाँ लिख के बताया गया, दैट इज द मॉडल आंसर, जो कि मैंने आपको समझाया भी है करीब करीब कि इससे क्या फ़ायदा होगा जेनोम इंडिया से। कार्ड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है कि क्या फिलॉसफी है, इम्यूनोग्लोबिन की बात कर रहा है। ये क्या है? आपका टी सेल थेरेपी है, दैट इज दी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसका पूरा नाम है। कार्ड का पूरा नाम क्या है? चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, है ना। तो ये जो आपका है, जब फॉर्म ऑफ पर्सनलाइज्ड कीमोथेरेपी, किसी कैंसर पेशेंट के बॉडी से का पर्सनलाइज्ड है, पेशेंट का टी सेल्स को निकालते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को, और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जो एक्सप्रेस रिसेप्टर्स जो कि कैंसर सेल्स को पकड़ लेगा और कैंसर को डेवलप होने नहीं देगा। इम्यूनिटी का काम क्या है? बीमारी को रोक करना। तो हम एक पर्टिकुलर टी सेल्स को पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसको ठीक ठाक करके फिर बॉडी में डाल देते हैं, सो दैट कि वो कैंसर से लड़ता रहेगा। तो ये जो है मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरी इन्फ्यूज्ड बैक इनटू द पेशेंट, हम क्या करते हैं, टी सेल्स को निकालते हैं, उसको हम टेस्ट ट्यूब में बढ़ा देते हैं काफ़ी संख्या में, अब बॉडी में हम डाल देते हैं ताकि बॉडी कैंसर से लड़ेगा। तो ये जो है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडिया का जो नेक्स्ट CAR-19 है, इंडिया का क्या नाम है? नेक्स्ट CAR-19, ये IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनो एक्ट करके एक कंपनी है, उससे डेवलप करके CRT सेल थेरापी हमने डेवलप किया है, और कुछ B सेल्स ब्लड कैंसर को ये ठीक कर सकता है। इट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिया इंडस्ट्री हॉस्पिटल पार्टनरशिप, हम तीनों मिलके इस पर काम कर रहे हैं। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड थेरापीज। अब हमको बाहर से बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या बोला, एंजेलिना जोली को ये पता लगा तब जाके उसका तो बॉडी निकाल दिया, ओवरी भी निकाल दिया था उसका, और दोनों ब्रेस्ट भी निकाल दिया, ओवरी एंड ब्रेस्ट दोनों, ताकि उसका कैंसर होने की संभावना घट जाए, क्योंकि उसके बॉडी में BCN था, BCA1। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से इस तरह के कोई जो मेडिसिन लाते थे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया ने डेवलप कर लिया है, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इट सिग्निफिकेंस लाइज इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड थेरेपीज विच में कॉस्ट सेवरल करोड़ ऑफ रुपीज।
इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर देगा, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, और ये डिमोन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम जेनरिक ड्रग टू द एडवांस बायोलॉजिकल इनोवेशन। इसके अलावा हम क्यों इसको थोड़ा डिटेलिंग और ज़्यादा कर रहे हैं, चूंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि इस कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि नोबेल प्राइज इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पे मिला है। द ट्रीटमेंट इज स्टिल बियॉन्ड द रीच ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन ये आपका इफेक्टिव है कि सॉलिड ट्यूमर्स को खत्म करने में। इंडिया शुड क्रिएट रीजनल सेल थेरेपी सेंटर, स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेन क्लिनिशियंस, ये सब तो करना ही होगा, क्योंकि 200 वर्ड में लिखना है, लेकिन आपको अगर 50 वर्ड में भी इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? NEX CR19 क्रिस्पर CS9 क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, हम वही बोले थे कि ये आपका DNA है, मान लिया, तो इसका जो है बीच से काटेंगे और दूसरा जोड़ देंगे, या इसको सीधे काट के जोड़ देंगे। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, बैक्टीरिया का डिफेंस में हम लोग काम करते हैं। हम लोग डिजाइंड गाइड RNA आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक DNA सिग्निफिकेंस। हम लोग देखते हैं कोई गलत काम प्रोटीन हो रहा है तो हम लोग RNA मैसेंजर RNA ही प्रोटीन बनाता है। मैसेंजर RNA कहा जाता है राइबोसोमल RNA में, फिर क्या बनता है? प्रोटीन, यही ना है। तो हम वहीं से पहचान लेते हैं मैसेंजर RNA के पहले क्या आएगा? ट्रांसफर RNA। तो यहाँ से हम लोग DNA का सीक्वेंस लेते हैं और फिर हम एक इंजाइम लगाते हैं। पहला क्या कटिंग का काम करते हैं? CS9 इंजाइम से। क्या नाम है? CS9 इंजाइम से, जो DNA को उसी लोकेशन पर कट करता है, और उसके बाद उसको जो है दूसरे जीन से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनोजेनिक डिजॉर्डर्स सच एज सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसेमिया। सिकल सेल डिजीज में ब्लड फॉर्मिंग सिस्टम्स को हम एडिट कर सकते हैं इस तरीके के पेशेंट में थ्रू दिस क्रिस्पर CS9 टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट आपका यही टॉपिक अब आगे हम आते हैं, जो कि क्रिस्पर का क्या है थोड़ा डिटेल कर दिया। BPLM रेजिम एंड ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, यही है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हमको देखना है कि क्या है भाई ये। तो ये आपको नीचे में दिया हुआ है, ये आपका दवा का नाम है। क्या नाम है? बेडाक्विलिन, प्रेटोमानेट, लाइनेजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये मल्टी ड्रग दे दिया ताकि रिफाम्पिसिन अब काम नहीं कर रहा है। जो छोटा मोटा जो TB होता है उसमें रिफाम्पिसिन अब काम नहीं कर रहा है, तो 4 दवा का डोज देना पड़ता है। ये TB के कंट्रोल के लिए अलग से हॉस्पिटल में दवाई आती है, और गवर्नमेंट की दवा ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें, है ना। TB में लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट की दवा लेते हैं, मार्केट से तो एक तो महंगा पड़ता है, वो दवा उतना इफेक्टिव है भी नहीं जितना कि गवर्नमेंट सप्लाइड दवा इफेक्टिव होता है ना। तो ये आपका लेंदी ट्रीटमेंट के बदले छोटा हो जाएगा, और BPLM इज शॉर्टर, ऑल ओरल, जनरली मोर इफेक्टिव। सब पूरा मुंह से खाया जाता है, ठीक है ना। इससे ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा, ड्रग रेसिस्टेंस इंप्रूव होगा। पहले क्या था? लिनोजोलिड टॉक्सिसिटी करता था, रिफाम्पिसिन से भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो जीनोमिक सर्वेलेंस से हमने इसको पाया कि इंडिया का सीक्वेंस किया है 10,000 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, इससे हम प्रिसाइज ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। The rapid molecular platform such as TrueNAT and CBNAT can substantially reduce the delay between injection. ये कुछ मोलिकुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पैथोलॉजिकल सेंटर नहीं होते हैं, TB के केस में ये TrueNAT, CBNAT ये सब काम करता है। ये सब जो है आपको ब्लड लेगा, तुरंत टेस्ट करके स्पटम लेता है, थूक लेता है, वो सबसे पूरा तुरंत टेस्ट कर देता है, और ये इन्फेक्शन को, बीमारी को कम करने में मदद कर देता है। UPSC इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि TB के ऊपर में देश में काम हो रहा है, तो दे आस्क दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। HPV के बारे में बात किया ही है। सर्वाइकल कैंसर मेडिकल चैलेंज है बहुत बड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में परसिस्टेंट इन्फेक्शन हाई रिस्क टाइप ऑफ द ह्यूमन पैपुलो वायरस,
ह्यूमन पेपिलो वायरस, है ना। ह्यूमन पेपिलो वायरस जहाँ सलाइवा है, जहाँ भी स्टिकी है, वहाँ पर संभावना होती है इसके रहने की। बिकॉज इट इज प्रिवेंटेबल एंड कैन बी डिटेक्टेड बिफोर बिकमिंग इन्वेजिव, कंटिन्यूड मोर्टेलिटी रिफ्लेक्ट इनइक्वालिटीज इन अवेयरनेस। लोगों को पता नहीं होता है। वैक्सीनेशन जो है एंड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, इसके कारण ये इससे आदमी बच सकता है। एचपीवी वैक्सीनेशन पर हो उसके पहले ही किया जाता है। WHO बोलता है 1 और 2 डोज गर्ल्स बिटवीन 9 to 14 मेकिंग वैक्सीनेशन। और ये जो है सर्वावैक, यहाँ का इंडिजिनस वैक्सीन है, इसका नाम है, सर्वाइकल कैंसर के लिए ये काम में करता है। वैक्सीनेशन मस्ट बी कंबाइंड विथ स्क्रीनिंग। ये स्क्रीनिंग करना भी जरूरी है। किसी भी लड़की को 9 साल से 14 साल के लड़की को अगर देना है तो स्क्रीनिंग करना जरूरी है। विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं स्टिक एसिड से, वहाँ जो पैप है उसका स्मीयर्स करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं स्लाइड के ऊपर रख के, और देखते हैं कि HPV DNA टेस्टिंग में वो है कि नहीं है, प्री कैंसरस लेजेंस है कि नहीं है। और स्क्रीन एंड ट्रीट अप्रोच से जो है वो तुरंत जो है से पता लग सकता है। तो हर को देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनिंग करना आजकल लोग बोलते हैं ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सल कवरेज है, मल्टीपल बैरियर्स है, वैक्सीन का हेजिटेंसी है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, सेक्सुअल बिहेवियर्स, जेंडर टैबू जो बना तो उससे भी आ सकता है। तो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, दोज इन रिमोट एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, वो छूट जाते हैं। तो ये जो इंडिया शुड इनकॉर्पोरेट HPV वैक्सीनेशन इनटू रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये इनका अपना ये है। तो स्क्रीनिंग शुड बी इंटीग्रेटेड विथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर मैटरनिटी हेल्थ सर्विस, गांव-गांव में इसको फैलाने की ज़रूरत है। और RTS ये मलेरिया का है, RTS एंड R21 मैट्रिक्स, ये मलेरिया का। ये वैक्सीन हिस्टोरिक इसलिए कि मलेरिया तो हमेशा रहा। R21 इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने इसको लार्ज स्केल पे इसको डेवलप करके और वैक्सीन बना दिया है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देता है, मल्टीपल डोज की जरूरत पड़ती है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑल्सो फेस फिनांसिंग कोल्ड चेन, वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन चाहिए ताकि जाए बर्फ में जाकर डाले। इंडिया में जो है यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो मैंने ये इसमें जो है इसमें वैक्सीन उतना इफेक्टिव कभी कभी नहीं भी हो पाता है। तो मलेरिया के लिए सबसे बढ़िया वैक्सीन क्या है? मच्छर जाल लगा के सूतो, और दूसरा ओडोमोस लगा के अपने एक्सपोज एरिया को बचाओ। GLP मेडिसिन ये क्या है भाई? तो सेमाग्लूटाइड मिमिक द ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन, GLP-1 ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड हार्मोन, और ये आपको ब्लड ग्लूकोज को कम कर देता है, आपको खाने के भूख को कम कर देता है, और बीमारी और शुगर में आपको मदद करता है, तो मोटापा के कॉन्टेक्स्ट में। और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि हम कैसे इसको डाटाबेस बनाएंगे। और वन हेल्थ एंड एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट की बात करता है कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच से। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक के बारे में बात करता है। तो ये टॉपिक आपका 10 हमने हेल्थ से रिलेटेड दिया है ताकि आपको ये इजी हो जाए, आपको समझ में आ जाए। कल होके इसके ऊपर में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो शॉर्ट नोट्स इस पे लिख लीजिएगा, तो कम से कम हेल्थ के साइड से आपको लगेगा कि ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना?